न्यू लेसन आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी कंपनी में क्या है, अभी जब हम अपनी कॉस्ट के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करना चाहते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं एग्जांपल बोलूँ कि कंपनी चाहती है कि मेरी कॉस्ट इतनी लगे उससे ज्यादा ना लगे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है। जब आप किसी भी बंदे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं उसको एक स्टैंडर्ड बोलेंगे। मैं एग्जांपल स्टैंडर्ड बोलूँ कि आपको अपनी जो एग्जाम में 6 महीने में जो देनी है उतने टाइम में अपनी बुक की 2 बार रिवीजन कर लें। कौन कौन बंदा कर सकता है भाई, वो स्टैंडर्ड हो गया एकदम। या फिर जो नंबर जो इतने लेने हैं वो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, वो स्टैंडर्ड समझ आ गया। ये स्टैंडर्ड है, जब आप किसी बंदे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने जाओगे तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब आप किसी स्टैंडर्ड को अचीव करने की बात करते हो तो उसमें प्री डिटरमाइंड रेट सेटअप कर देते हो भी, इतने पैसे में ये चीज कवर हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। कॉस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हम बोल सकते हैं कि जब आप अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो उसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड तो हो गया कि अगर आप किसी चीज को इवेल्युएट करना चाहते हो किसी की परफॉर्मेंस को, वो स्टैंडर्ड हो गया। जब आप उसी चीज में प्री डिटरमाइंड कॉस्ट लगा देते हो कि इतने पैसे उसमें लगेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। जब उस कॉस्ट को आप एक्चुअल के साथ रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर आंसर आपके पॉजिटिव आते हैं, प्लस में आते हैं, तो आप उसको फेवरेबल कॉस्टिंग बोलते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव आंसर आते हैं माइनस में तो उसको हम बोलेंगे कि अनफेवरेबल या फिर एडवर्स इफेक्ट। जब भी ऐसी कंपनी में ऐसा कोई आंसर आते हैं कि एडवर्स आते हैं तो कंपनी दोबारा से अपने स्टैंडर्ड को रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और लागू करते हैं कंपनी में, फिर अपने रिजल्ट्स को जो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर हो गया। जो भी आपने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे और उसमें हमारा बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ उस चीज को हम चेक करते हैं, उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलेंगे। इसके फीचर्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, सबसे पहला फीचर इन्होंने लिखा है कि इससे कहता है कि आप अपनी कंपनी में जो भी आपका मटेरियल, लेबर या फिर ओवरहेड जो खर्चे हैं उनकी कॉस्ट को इजीली बेस पे फाइंड कर सकते हो। दूसरा, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कहता कंपेयर कर सकते हो। जो भी आपने प्री डिटरमाइंड रेट सेटअप किए होंगे उनको आप एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ चेक कर सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टैंडर्ड भी सेटअप कर सकते हो। सबके लिए एक जैसा स्टैंडर्ड हो हम कह नहीं सकते, सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड भी आप सेटअप कर सकते हो। एक ही टाइम पे एक्चुअल कॉस्ट अगर फाइंड करनी हो तो आप स्टैंडर्ड लगा के फाइंड कर सकते हैं। जब तक आपने स्टैंडर्ड लगाया ही नहीं होगा तो आपको एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता लगेगी एक्चुअल में हर एक डिपार्टमेंट क्या क्या कॉस्ट कर रहा है। कौन सा फैक्टर या फिर कौन सा डिपार्टमेंट या फिर कौन सा हम एरिया बोल सकते हैं या फिर लोकेशन जो हमारी कॉस्ट में एडवर्स इफेक्ट आते हैं, स्टैंडर्ड के ऑपोजिट रिजल्ट आते हैं, कौन सा जो सेक्टर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप इजीली बेस पे फाइंड कर सकते हो। जब आपने स्टैंडर्ड लगाए होंगे तो आपको सभी के ऊपर वर्क करना होता है, सबकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। जिसकी परफॉर्मेंस डाउन आएगी आप उसी के ऊपर वर्क करेंगे, बाकी के ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं होती। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये भी बेनिफिट हो सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कहता है प्रॉपर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी कंपनी, जिन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। सबके लिए नहीं है कि सबके ऊपर ही एक जैसा रूल बना के छोड़ दो। जिन बंदों ने गलत या फिर कम परफॉर्मेंस की होगी तो उनके ऊपर आप इजली बेस पे काम कर सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेनिफिट क्या होंगे, इजली बेस पे स्टैंडर्ड सेटअप करना, टाइम पर ऑब्जेक्टिव अचीव करना, कॉस्ट को कम करना, वेस्टेज डेलीमिट करना, वेस्टेज खत्म करना, कंपनी के टारगेट टाइम पर अचीव करना, प्रॉफिट कंपनी को बढ़ाना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही हो सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हमें ये बेनिफिट हो सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के उन्होंने एडवांटेज भी लिखे हैं और उसके डिसएडवांटेज भी लिखे हैं आपकी बुक में। सेम लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ जी, एडवांटेज या फिर सिग्निफिकेंस जो लिखी है। एडवांटेज की बात करते हैं, सबसे पहले तो कहता है आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। आपकी बुक में तो इन्होंने नंबर 1 2 3 ऐसे लिखते हैं लेकिन पॉइंट हेडिंग नहीं बनाई। पहले हेडिंग बना सकते हैं हेल्पिंग फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। कंपनी में पॉलिसी बनानी हो तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डेली बेस पे बना सकते हो। दूसरा, सेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी डिपार्टमेंट में जो जो पर्सन काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड सेटअप करके आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप कर सकते हो। तीसरा, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑपरेशन। हर एक बंदे को रियलाइज भी करा सकते हो कि कंपनी में जो काम चल रहे हैं कि उनके उनके इम्पोर्टेंस क्या है उस काम में। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप हो जाएगी, स्टैंडर्ड सेटअप होगा तो हर एक बंदा काम को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देगा। कम इंक्रीज द प्रॉफिट लेवल।
कंपनी अपना प्रॉफिट लेवल भी इंक्रीज कर सकती है। उसके बाद हेल्प इन मोटिवेट पीपल्स, कंपनी में जो पर्सन काम कर रहे होंगे उनको मोटिवेट भी किया जा सकता है स्टैंडर्ड कोर्सिंग से, क्योंकि जब स्टैंडर्ड सेटअप किए होंगे तो हर एक बंदे को आप बताओगे कि उसका रोल रोल जो है कंपनी में ये है, और इजीली बेस पे अपनी परफॉर्मेंस को और भी बढ़ा सकता है बंदा अगर चाहे कंपनी में। इंक्रीज प्रोडक्शन, कंपनी में अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो तो स्टैंडर्ड कोर्सिंग से प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकता है। हेल्प इन बजटिंग, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपने प्रॉपर कंपनी में लगाई है तो आप बजट भी इजीली उसमें सेटअप कर सकते हो, बजटिंग में भी आपका उसमें हेल्प हो सकता है। रिड्यूस क्लरिकल वर्क, अगर आप स्टैंडर्ड सेटअप कर दोगे सभी डिपार्टमेंट के लिए तो क्लरिकल वर्क भी कम हो सकता है, आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। क्लरिकल कम होगा मीन्स आपने स्टैंडर्ड सेटअप किए हुए हर एक बंदा अपने क्लरिकल जैसे ऑफिस के बहुत सारे काम हर एक बंदे को उसके ऊपर निगरान निगाह रखना, चेकअप करना बार बार कौन सी प्रॉब्लम था। जब आपने स्टैंडर्ड सेटअप कर दिए, सबको ट्रेनिंग देके कंपनी में काम करने लगा दिया तो हर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कब करेगा, तो क्लरिकल वर्क उतना ही कम हो जाता है, सुपरवाइजर को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिड्यूस मैनेजरियल टाइम, जो मैनेजमेंट का टाइम होता है वो भी कम हो जाता है, मैनेजमेंट अपने और भी काम कर सकते हैं अगर उन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड सेटअप किए होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही होगी तो मैनेजमेंट समझ जाएगी कि लेबर जो है जब जो पर्सन काम जो कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ नया सोचें ताकि कंपनी में कुछ नया कर सकते हैं, उसका बेनिफिट भी कंपनी को हो सकता है। रिड्यूस वेस्टेज एंड लॉस, जो कंपनी में वेस्टेज होती है लॉस होते हैं वो भी इजीली पे कम हो सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से एक स्टैंडर्ड सेटअप करते तो। उसके बाद हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पॉइंट, अगर आपने स्टैंडर्ड सेटअप किए होंगे जो स्ट्रेंथ वाले सेक्टर हैं, जब स्ट्रेंथ वाले हमारी कंपनी में लोकेशन हैं, जब पर्सन हैं उनके बारे में हमें पता लग जाएगा, जो वीकर पॉइंट है उनके बारे में हमें पता लग जाएगा, कौन से बंदे ऐसे हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हम नई पॉलिसी बनाएंगे या नए स्टैंडर्ड उसमें सेटअप करेंगे। जहां पर इनके कुछ बेनिफिट जितने हैं उनमें इनके डिसएडवांटेज या फिर पिटफॉल भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले सेकंड, कौन सा सेकंड, सेकंड तीसरी पॉइंट, सेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली इसमें सेटअप कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड हमने सेटअप किए होंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपके डिसएडवांटेज भी इन्होंने लिखे हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है छोटी छोटी कंपनियों में अप्लाई नहीं हो सकती, इसमें कम पर्सन काम कर रहे हैं बोलो भी उनकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने हैं तो कॉस्ट तो इजीली बेस बढ़ेगी ना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टेक्निकल पर्सन काम करेंगे। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इट रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको अपनी कंपनी में अप्लाई करनी है टेक्निकल स्किल से ही है, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है ही नहीं तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी कंपनी में अप्लाई नहीं हो सकती, ये भी उसमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसिव, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करोगे तो कंपनियों के खर्चे बढ़ जाएंगे, टेक्निकल वाले पर्सन आएंगे जिनको टेक्निकल नॉलेज होगी वो पर्सन भी तो अपनी फीस लेंगे, अगर वो फीस लेंगे तो कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंक्रीज द पेपर वर्क, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर लगेगी तो पेपर वर्क भी बढ़ जाएगा कंपनी में, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया सबको स्टैंडर्ड बता दिया, सब बंदे अपनी अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फिर मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे, फिर मैनेजमेंट उसके ऊपर काम करेगी। अगर बाई द वे कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो दोबारा से फिर उनको काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर नए स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नॉट सुटेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, वही दोबारा पॉइंट लिखते हैं इन्होंने, इस सभी प्रकार के बिजनेस के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तो इजीली बेस पे सेटअप हो जाएगी, ये जरूरी नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सभी कंपनी में एक जैसी हो अलग अलग हो सकती है, एक जैसी नहीं हो सकती, तो ये इन्होंने डिसएडवांटेज भी लिखे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये था आपका मेन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर उसके फीचर्स। इसके बाद आ रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर आपको अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करना है तो क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले तो कहता था आपको अपनी कंपनी में कॉस्ट सेंटर जो है इस्टेब्लिश करना होगा, पहले ही आपका पॉइंट लिखा हुआ है इस्टेब्लिश द कॉस्ट सेंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपनी कंपनी में कॉस्ट सेंटर बनाने होंगे। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, उसमें जैसे कमेटी नहीं बनाते कंपनी में चार चार पर्सन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में फिर एक पर्सन जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दी जाएगी। मान लो प्रोडक्शन में पोस्ट प्रोडक्शन वाला कॉस्ट सेंटर बना दी तो वो बंदा सिर्फ प्रोडक्शन के लिए डील करेगा और प्रोडक्शन क्वालिटी वाला होना चाहिए। जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल के लिए होगा, क्वालिटी में कॉस्ट सेंटर बना देंगे वो क्वालिटी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए, मीन्स हर एक डिपार्टमेंट में दो दो तीन तीन पर्सन ऐसे कमेटी मेंबर सेटअप कर दिए जाएंगे जो कॉस्ट सेंटर की तरह काम करेंगे, उनका काम कंपनी में जो काम कर रहे हैं उस काम की कॉस्ट को कम रखते हुए प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना ताकि इजिली बेस पे कंपनी प्रॉफिट कमा सके। दूसरा आपको करना होगा क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स,
आपकी कंपनी में जो भी काम चल रहे हैं, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, उनको कहता क्लासिफाइड कीजिए, डायरेक्ट कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से। क्योंकि सभी को इकट्ठा रखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट जो आपका प्रोडक्शन में लग रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन जो आपका गुड्स बन गया उनको संभाल के रखने के लिए, जो जो मटेरियल आपने मंगाया है उसको टेक केयर करने के लिए, जैसे कि आपके पास शेल्फ होगी, अलमीराज होगी, रैक हो गई, वो चीजें इनडायरेक्ट में आ जाती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, इनडायरेक्ट जो टेक केयर में, जैसे कि मैं बोलूँ कि सेल एग्जीक्यूटिव रखे हैं, वो प्रोडक्शन में तो उनको कोई लेन देना नहीं, उन्हें सामान बेचने के लिए। गेट में गार्ड रखे हैं, गेट कीपर रखे हैं, स्वीपर रखे हैं, ये सारे इनडायरेक्ट पर्सन होते हैं, तो इनका इनसे अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग सेटअप कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन से हैं, तो स्टैंडर्ड नहीं सेटअप हो पाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसिव, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, प्रोडक्शन करने में डायरेक्ट खर्चे क्या हो रहे हैं और इनडायरेक्ट खर्चे क्या हो रहे हैं, वो भी हमने पूरा ऊपर डिफाइन कीजिए। और सबको अलग अलग कोड दे के रखिए, ताकि जब आप स्टैंडर्ड सेटअप करने हैं तो कोडिंग के हिसाब से कर सकें। फिर उसमें कहता है आपकी कंपनी में टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड भी होने चाहिए। स्टैंडर्ड कितने प्रकार के होंगे ये भी इसमें क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड होते हैं, मैंने पहले बोल दिया कि आप जब किसी बंदे की परफॉर्मेंस को वैल्यूट करते हैं उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये कंपनी में अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड उन्होंने बोला कि बेसिक स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द आईसीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट्स, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बेसिक स्टैंडर्ड होता है जो किसी भी कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहे। जो आज कंपनी ने डिसाइड कर ली कि हमें हमारी कंपनी में 8 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे ड्यूटी में सिर्फ 1 घंटा लेबर को फ्री टाइम मिलने वाला है, जिसमें 15-15 मिनट चाय पीना चाहें तो रिफ्रेशमेंट के लिए उसके लिए है, और आधा घंटा उनको खाना खाने के लिए। 7 घंटे कंपनी में काम करना है, वो बेसिक स्टैंडर्ड है। लगातार वो कंपनी में चलता रहता है, उसमें सभी लोग उसी तरह से अपना काम करते रहते हैं, प्रोडक्शन होते चले जाते हैं। दूसरा, करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड होता है जब आपको करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना हो, जो सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। इमरजेंसी बेस पे कोई ऑर्डर आ गया, कंपनी को लगता है कि अभी इस ऑर्डर को जल्दी से कंप्लीट करना, तो वो करंट स्टैंडर्ड हो गई। उसमें कौन कौन से पर्सन जो है काम करेंगे, करंट स्टैंडर्ड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, दोबारा से फिर कंपनी हमारे बेसिक स्टैंडर्ड में आ जाएगी। एक आता है आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड वो होता है जब आपको एक मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में काम करना चाहते हैं, जिस चीज को लगता है कि आप अटेन कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ, कंपनी के पास कोई स्पेशल बैच आया, कंपनी को कंप्लीट करना है। आपको पता है कि हमारी कंपनी में पर्सन जो काम करने वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ ही पर्सन है जो फेवरेबल कंडीशन में काम कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब उनके लिए कोई स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि आप जो काम कर रहे हो उसका आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसको आइडियल स्टैंडर्ड बोलते हैं। लास्ट में कहते हैं कि अटेनेबल स्टैंडर्ड। जब कंपनी को खुद लगता है कि हम इन इन कंडीशन में काम कर सकते हैं, तो उसके लिए जब वो कंपनी स्टैंडर्ड सेटअप करती है उसको बोलते हैं अटेनेबल। एक अनअटेनेबल होता है जिसके लिए कंपनी सोचती ही नहीं, तो फिर बेसिक स्टैंडर्ड में ही चलते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉइज हैं जो इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो अटेनेबल स्टैंडर्ड में उसको भी डील करते हैं। फिर उसके बाद जब आपको स्टैंडर्ड पता लगे कंपनी के, लास्ट में आता है कि सेटिंग द स्टैंडर्ड। सेटिंग द स्टैंडर्ड मीन्स कंपनी में जो अलग अलग पर्सन होंगे उनके लिए स्टैंडर्ड सेटअप कर देना। स्टैंडर्ड सेटअप कर देना मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, पर्सनल मैनेजर, सेल मैनेजर, पोस्ट अकाउंटेंट एंड द कंपनी के अदर फंक्शनल हेड, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में हेड पर्सन काम करते हैं, सबको कहता है स्टैंडर्ड पता हो जाएंगे। आप उनके लिए स्टैंडर्ड सेटअप कर सकते हो। जो भी स्टैंडर्ड, जैसे परचेजिंग मैनेजर है, उसका स्टैंडर्ड सेटअप कर देंगे, भाई आपने परचेज कब करना है, ऑर्डर कब लगाना है, किस हिसाब से लगाना है। आपको इन्वेंटरी पर ध्यान रखनी होगी ताकि हमारे पास रॉ मटेरियल ज्यादा ना आए। जो चीज पहले से पड़ी उसको मंगाने की जरूरत नहीं है, पहले उसको खत्म करो फिर ऑर्डर आए। वो परचेज मैनेजर का स्टैंडर्ड यही होता है, तो वो स्टैंडर्ड उसके हिसाब से काम करता है। दूसरा, प्रोडक्शन मैनेजर, उसको स्टैंडर्ड सेटअप करना होता है। जैसे प्रोडक्शन बोला गया है, पहले एक प्रोडक्शन खत्म होगी, दूसरा फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कोई भी वेस्टेज हो रही है उसको कम करने का काम प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। प्रोडक्शन इंजीनियर, जो मशीन चल रही है, मशीन कभी स्टॉप ना करें, ये प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है। इमरजेंसी बेस पे रिक्वायरमेंट हो तो फटाफट आप उसकी रिप्लेसमेंट करके मशीन को दोबारा से रेडी कर दें, तो वही प्रोडक्शन इंजीनियर का काम करोगे। तो उसमें आपका कंपनी का जो प्रोडक्शन रूल होना चाहिए। पर्सनल मैनेजर, कंपनी में किस किस प्रकार के इम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, तो स्टाफिंग, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट जो भी करना है, पर्सनल मैनेजर का टाइम पर सैलरी देना, ओवर टाइम देना, ये पर्सनल मैनेजर का काम है। क्योंकि अगर ये सर्विसेज आप लेबर को देते रहेंगे, कंपनी का काम सेटअप रुकेगा नहीं, कंपनी प्रॉपर तरीके से चलते चलेंगे। सेल्स मैनेजर, जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं टाइम पर उसकी सेल करवाना। ये नहीं कि आज प्रोडक्ट बन के पड़ा महीना कंपनी में पड़ा रहा। आपको सेल्स मैनेजर का काम है, आपको मार्केट में काम होगा कि सेल्स को कैसे इंक्रीज करोगे, ताकि कंपनी भी पीछे चलती रहे, प्रोडक्ट बनता रहे और मार्केट में बिकता चला जाए। कॉस्ट भी कम रखनी है। सेल्स मैनेजर का काम ये भी नहीं होता कि सेल के लिए लगातार ही एडवर्टाइजमेंट करवाते चले जाएं, जितने मर्जी पर्सन रख लें। कम पर्सन में कम बजट में अपना काम खत्म करना, ताकि कंपनी को बेनिफिट उसका ज्यादा हो। कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर अदर डिपार्टमेंट,
इनका काम ये होता है कि हर एक चीज का रिकॉर्ड रखें, जो जो काम भी कंपनी में हो रहे हैं कॉस्ट अकाउंटेंट उसका रिकॉर्ड रखे, ताकि लास्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कंपनी के मैनेजमेंट को मिल सके। ये काम होता है कि आपकी कंपनी में अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है सेटअप करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपने सेटअप कर ली, मीन्स अपनी कंपनी में डिटरमाइन करना चाहते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन कौन सी है, उसके बाद हमारे पास आता है कि सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप सेटिंग करना चाहते हो तो आपको क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले तो कहता है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आप सेटअप करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीजों के लिए स्टैंडर्ड आप सेटअप करने जा रहे हो। स्टैंडर्ड जो है कॉस्ट किन किन डिपार्टमेंट में लागू हो सकती है। सबसे पहले स्टैंडर्ड मटेरियल, इसमें आपको स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टैंडर्ड लेबर में स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, जो कंपनी के खर्चे होते हैं, इन तीन डिपार्टमेंट में आप अपने कॉस्ट को अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्टैंडर्ड आपने सेटअप करने हैं, जब भी स्टैंडर्ड सेटअप करने जाओगे इनको भी आगे दो दो भाग में डिवाइड करना जरूरी है। अगर आप इनको दो दो भाग में डिवाइड नहीं करते तो स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई हो सकते। मतलब कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये पॉइंट हमने पहले भी बात कर लिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन को संभाल के रखने के। आपने गुड्स बना लिए हैं, गुड्स के टेक केयर के लिए अपने स्टोर डिपार्टमेंट है। गुड्स ऐसे तो नहीं बना बना के फेंकते रहेंगे, बॉक्स में पैकिंग करके रखना या सेटअप करके रखना ताकि उनका नुकसान ना हो, तो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन करने में, जो प्रोडक्शन में कंपनी का साथ देती है, जो गुड्स बनाने में। इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, सफाई का ध्यान रखना, गेट कीपर का काम कर रहे हैं, गार्ड्स हो गए, तो ये सारे इनडायरेक्ट पर्सन हैं जो प्रोडक्शन में नहीं होते लेकिन फिर भी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, कंपनी को इनकी कॉस्ट भी पड़ती है, तो इनडायरेक्ट लेबर भी आपको अलग से देखनी होगी। डायरेक्ट जो प्रोडक्शन में साथ है जुड़े, जैसे प्रोडक्शन पे प्रोडक्ट बन रहा है तो बर्तन कंपनी में प्रोडक्शन करने में बैठे होते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसिव, जो प्रोडक्शन पे सीधे तौर पे लगते हैं खर्चे, रॉ मटेरियल आपने खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके खर्चे जो हुए आपने वो भी प्रोवाइड किए। इनडायरेक्ट खर्चे क्या होंगे, जैसे कि कंपनी में आप कैंटीन सर्विसेज दे रहे हैं, लेबर के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं या कुछ और इन्जॉयमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेबर को लेके आने के लिए, लेबर को छोड़ के आने के लिए, ऐसे बहुत सारे खर्चे हमारे कंपनी में लगते हैं। वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं, उनका प्रोडक्शन से मिलने देना नहीं होता, तो इन सभी चीजों का अलग से रिकॉर्ड बनवा, तब जाके कहता कभी किसी भी कंपनी में आप स्टैंडर्ड सेटअप कर सकते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड सेटअप करना है तो जरूरी है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पता हो। जब आप उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता लग जाएगा उसके बाद स्टैंडर्ड हावर कंपनी में सेटअप करना जरूरी है। क्या सेटअप करना जरूरी है, स्टैंडर्ड हावर, ये भी होने जरूरी है कंपनी में। अगर स्टैंडर्ड हावर नहीं होंगे तो कंपनी में काम नहीं होगा। स्टैंडर्ड हावर में क्या था, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप डिसाइड कर दीजिए। स्टैंडर्ड आप कंपनी में सेटअप करना चाहते हो तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप अपनी कंपनी में सेटअप कीजिए। अगर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप सेटअप नहीं करेंगे तो कोई भी बंदा काम नहीं करेगा। जैसे कंपनी ने बोला होगा कि हमारे कंपनी में 8 घंटे की एक शिफ्ट है, 8 घंटे में हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट चलेगा। आजकल कंपनी में चलता है ना, इतना काम करोगे तो फिर पीस रेट के हिसाब से पैसे हैं। मोस्टली टेक बहुत सारे पर्सन कंपनी में मैंने देखा कि पीस रेट में काम करते हैं, इतने एक दिन में इतने पीस बनाओगे तो उस हिसाब से रेट मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड हावर भी कंपनी में सेटअप होना जरूरी है। अगर आप स्टैंडर्ड एक हावर नहीं बनाओगे तो कंपनी में कॉस्ट आपकी बढ़ते ही चले जाएगी। उसके बाद कहता है रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेटअप कर ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल ओवरहेड बना दिए, सबको अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, स्टैंडर्ड हावर सबके लिए सेटअप कर दिए भी आउटपुट कितना चाहिए हर घंटे में या हर पूरे 8 घंटे की शिफ्ट में, तो उसके बाद रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड कीजिए। रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब कि जो जो आपने स्टैंडर्ड सेटअप किए थे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो भी आपने सेटअप की थी उसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। ये रिवीजन है। अगर तो आपका आंसर मैं इसको हटाता हूँ एक बार, अगर तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी आई है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मान लो अगर इसका रिजल्ट 10 आया, आपने स्टैंडर्ड 9 का सेटअप किया था, तो आपका आंसर आ गया फेवरेबल।
भी आपका बेनिफिट है। बाय द वे, आपका ये परफॉर्मेंस मैं बोल रहा हूँ अगर आपके रिजल्ट है, एक होता है कॉस्ट के लिए, मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने 10 सेटअप की थी, एक्चुअल में आपकी कॉस्ट 9 लग गई, तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? तो ये भी फेवरेबल कंडीशन है आपकी। स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस अभी छोड़ दो, सेल के लिए होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है 10 रखी थी कंपनी ने, एक्चुअल में कॉस्ट हमारी 9 लगी है, भले ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हो जाता भी एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल लग जाती 12, स्टैंडर्ड होता 10 का, तो कंपनी के लिए एडवर्स अफेक्ट होगा। कंपनी ने मान लीजिए स्टैंडर्ड सेटअप किए, वो काम नहीं किए, कॉस्ट कंपनी की फिर ज्यादा बढ़ गई, तो कंपनी को अपने स्टैंडर्ड की रिवीजन दोबारा से करनी पड़ती है। जहां पर जिस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आई है, उस डिपार्टमेंट के लिए नई पॉलिसी बना के नए स्टैंडर्ड सेटअप करके दोबारा से फिर उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना होता है कंपनी। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, मान लो कंपनी में सेल होनी, कंपनी ने सेल का टारगेट रख दिया 9 पीस का, 10 पीस का, एक्चुअल में सेल होगी 12 पीस की, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस। कॉस्ट की बात करेंगे तो एससी और एसी चल, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम आई है कॉस्ट, फेवरेबल कंडीशन है। एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गई, स्टैंडर्ड कॉस्ट कम थी, तो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो कंपनी को उनके ऊपर रिवीजन भी करना पड़ता है। रिवीजन करने के बाद कहता भी कोई भी कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बना सकती है। हाँ, अगर उसने कॉस्ट शीट बनानी है तो उनको कैसे बनाएंगे, हमने कॉस्ट शीट बनाई है शायद आपके इस टॉपिक में स्टार्टिंग में आया था, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। आप लोग शायद नहीं थे जब मेरे को इसने हरिओं में आया था, इस टाइम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसमें अलग अलग तो कॉस्ट बढ़ती है आपके पास। पहले प्राइम कॉस्ट पड़ेगी, फिर फैक्ट्री कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग खर्चे होते हैं, इसमें डायरेक्ट लेबर मटेरियल, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेल के खर्चे, सारे डाल के कॉस्ट शीट हम रेडी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपनी में सेटअप करने पे, तो कैसे आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है अगर टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेटअप नहीं हो सकती। अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्टिव है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजीली सेटअप, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट लगती है। दूसरी, सभी पर्सन जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट भी चाहिए, जो लेबर काम कर रही है उसकी सपोर्ट भी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड आपने सेटअप कर दी, लेबर सपोर्टिव नहीं है, तो स्टैंडर्ड लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं, कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे। उसके बाद एक एक इसमें कहता हूँ एस्टिमेटिंग, ये एक एस्टिमेटिंग होती है। जब भी आप कहता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाएंगे, एक एस्टिमेट अंदाजे होते हैं आपके, ऐसा होगा। फेवरेबल आंसर हर बार आएंगे जरूरी नहीं, लेकिन अगर टेक्निकल स्किल अच्छी है तो काम होगा, अगर टेक्निकल स्किल आपका नहीं है तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लोड ऑफ पेपर वर्क भी इसमें बढ़ता है। कई बार रिजल्ट जो हम चाहते हैं उसके ऑपोजिट रिजल्ट आते हैं, ऑलवेज नहीं होता कि फेवरेबल कंडीशन में रिजल्ट आएंगे। जब ऑपोजिट आए तो आपको रिवीजन दोबारा से करनी पड़ेगी। जी, आपके पास टॉपिक था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, अगर कोई पॉइंट लगता है पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का मीनिंग होता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम ऐसा ही बोल सकते हैं, कंपेरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इसको भी वेरिएंस बोल सकते हैं। या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, नोन एज द वेरिएशन। जब आपका वेरिएशन, जो भी डिफरेंस निकलेगा उसको हम वेरिएशन ही बोलते हैं कि हमारा उसमें वेरिएशन कैसा। हाँ, वेरिएशन दो प्रकार का हो सकता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, कैसे बोल सकते हैं? एक तो आता है फेवरेबल, दूसरा आता है अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होगा? जब आपकी, मैंने एग्जांपल बोला अभी, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कम, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कम। 10 कॉस्ट है, स्टैंडर्ड आपने सेटअप किया लेकिन एक्चुअल आपकी लगी 9 या फिर 8, ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन। कंपनी ने जो टारगेट सेटअप किया कॉस्ट के लिए वो कम आया। अनफेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल होगी 12, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनफेवरेबल, जिसको ऐसा लिखते हैं एडवर्स, ठीक है, या फिर अनफेवरेबल भी बोलते हैं, उसके आगे ऐसे टी लगा। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो एफ लगाते हैं, अगर अनफेवरेबल होता है उसके आगे ए लगा देते हैं।
वाली कंपनी का आंसर माइनस में आना स्टार्ट होगा। कंपनी ने स्टैंडर्ड सेटअप किया था 10 बार, तो रिजल्ट आ गया 12, तो 500 क्या आ गया, तो माइनस होगा मतलब क्या होगा आपके आंसर एडवर्स में आ रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं अनफेवरेबल। ये वेरिएशन आगे और भी प्रकार का होता है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वेरिएशन क्या होता है, जिसके ऊपर कंपनी कंट्रोल कर सकती है। अगर वायदा में कीमत बढ़ रही है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन या फिर नई कोई ट्रेनिंग वगैरह देकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल जो कंपनी के हैंड में नहीं होती, वेरिएशन आ ही जाते हैं कंपनी को, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब गवर्नमेंट कुछ नया रूल लेके आ जाए, हमने तो अपने स्टैंडर्ड उसी हिसाब से सेटअप किए थे, गवर्नमेंट ने नया कुछ बढ़ा दिया, कम से कम कम ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा दे, हमारी तो कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड अपने आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पीछे से कीमतें ज्यादा बढ़ने लग गई तो हमारी कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो कंपनी उसमें क्या करेगी, कंपनी ने जो आज टारगेट सेटअप किए हैं वो तो उसी कॉस्ट से सेटअप किए, तो जो आज में चल रही है, मार्केट में आके कीमतें बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जाए और हो जाए, मार्केट इकोनॉमी में जीडीपी बिल्कुल डाउन हो जाए, जीडीपी डाउन हो जाए तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालेगी भी काम करो, तो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनको अनकंट्रोलेबल बोलते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं कि मान लीजिए लेबर में वर्कर फोर्स जो है नेग्लिजेंस कर ले, लॉकआउट हो गया, तो लॉकआउट कंपनी उसको सॉल्व कर सकती है। मशीन जो है रुक गई 1-2 घंटे के लिए या फिर एक दिन के लिए ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको कंपनी कवर कर सकती है। जो स्टैंडर्ड सेटअप किए थे उसको कंपनी नहीं बोलेगी चेंज करने की जरूरत है, वो स्टैंडर्ड वैसे ही रहेंगे। रीजंस आए हैं भी कंपनी में, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको दूर कर सकते हैं, लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो ऐसी चीजों को कंपनी कवर कर सकती है, उनको हम कंट्रोलेबल फैक्टर बोलते हैं। जब कंपनी के बाहर की साइड से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती, तो उनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर बोलते हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड जो है फेल हो जाते हैं। क्लियर हो गया अभी वेरिएशन क्या है और वेरिएशन कितने प्रकार का हो सकता है, उसको आप देखते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन वेरिएशन, जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके पास वेरिएशन या फिर वेरिएंसेस आएंगे वो कितने प्रकार के आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएशन, किन किन टाइप का वेरिएशन देख सकते हैं, 3 टाइप में देखेंगे। सबसे पहले मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा ओवरहेड, चौथा भी होता है सेल में भी वेरिएंस निकल के आता है, उसमें वेरिएंस क्या करते हैं, आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो करवाया गया है वो मटेरियल के लिए करवाया गया, लेबर के लिए करवाया गया है, ओवरहेड के लिए प्रॉपर नहीं करवाया गया, ओवरहेड के फॉर्मूले बहुत ज्यादा है लेकिन उन्होंने प्रॉपर नहीं करवाया, चलिए हम लोग तो करेंगे उसके लिए। सेल वाला वेरिएंस भी आप साथ से करवाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस पहले जब हम वन तरीके से करते हैं क्योंकि इसके अलग अलग फॉर्मूले। मटेरियल वेरिएंस करेंगे, फर्स्ट कौन सा होगा, मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब इसको एक तरीके से किया जाता है जिसको टोटल कॉस्ट में टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी बोल सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी बोलते हैं, इसका नाम होता है एमसीवी। इसी वेरिएंस को आगे 2 प्रकार से भी किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी भी बोलते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एमपीवी। मगर अगर हम मटेरियल का वेरिएंस निकालने बैठेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मेन है, हेड है। इसको आगे 2 प्रकार से और भी कर लेते हैं, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, सबका अलग अलग फॉर्मूला है। जब भी ये वेरिएंस करेंगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको लास्ट में वेरिफिकेशन भी करनी होती है, मींस इसका जो आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करके सेम मैच होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही होता है। इसका जो आंसर आएगा मतलब की वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है, एक तरफ लिखेंगे एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमवी, इन दोनों का प्लस या माइनस जो आंसर आएंगे वो प्लस करके इसके बराबर आएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। आप इस सब पे फॉर्मूले नोट करते हैं,
लास्ट में फिर कराएंगे मुझे कॉल। मटेरियल वेस्ट वेरिएंस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएंस कौन सा है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको एमसीवी बोलते हैं। इसको अगर आपने निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये हमेशा इस तरह से निकलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपनी की क्या है, उसके हिसाब से कंपनी को निकालना। ये क्वेश्चन जब आपको करने को आएगा सीधा स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं दिया होता, इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। जब भी आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आएगा ना, तो आपको दिया होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है, स्टैंडर्ड प्राइस ये है, एक्चुअल क्वांटिटी ये है, एक्चुअल प्राइस ये है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। अगर तो आंसर प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल होगा, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो अनफेवरेबल होगा। इसी में दूसरा फॉर्मूला जो इसका आगे पार्ट होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसको एमबीवी भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन करना होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। सॉरी मैंने गलती की, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है। अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, यहाँ पे देखें एक्चुअल क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस से, ब्रैकेट में रखेंगे जो स्टैंडर्ड प्राइस दी गई होगी उसको एक्चुअल प्राइस से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा फॉर्मूला एमयूवी मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका आपके क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, ये आपका फॉर्मूला इसमें रहने वाला। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा स्टार्टिंग में दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको ये सॉल्व करने हैं। जब आपके आंसर आ जाएंगे फिर आपको वेरिफिकेशन